Good morning, students. We have read about the resources and development. Under that, we have discussed about the development planning and the development of resources. Today, we are going to discuss about the कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज बच्चों हम संसाधनों का निरीक्षण, संसाधनों को हम कैसे बचाकर भविष्य के लिए रख सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। What do you mean by conservation of resources? Conservation of resources is the management, use of resources for benefit of development to meet the requirement of future that we are going to keep for the future generation without harming the environment। जैसा कि हम इसके बारे में अभी थोड़ा सा हिंदी में भी सीखेंगे। संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक मतलब जो नेचर है, वो उसकी जो संपदाएं हैं का हम योजनाबद्ध, बहुत ही योजनापूर्वक और बहुत ही विवेकपूर्वक मतलब बहुत ही वाइसली हम उसका यूज़ या उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम समझ के इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लंबे समय तक भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हम कितने ज़्यादा दिन तक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अपने भविष्य के लिए हम इसको कैसे सेफ रख सकते हैं, इसको हम कैसे सेफली इसको हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। फिर टुडे वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग एफर्ट टू कंजर्व इट। आज जो है हम ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम इसको कैसे करें, किस तरीके से हम इसको लंबे समय तक आगे भविष्य के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको हम बचाकर रख सकते हैं। इसी संदर्भ में एज गांधी जी सेड और रिमार्क्ड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। बहुत सुंदर बात गांधी जी ने हमें ये बताई है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ मतलब सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है बहुत है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज़ ग्रीड, बट किसी एक के लालच के लिए नहीं है कि हम अपने लालच में अपने भविष्य के लिए ना कुछ छोड़ें और आज ही हम उसको इस्तेमाल करके जाएं। तो इसलिए इस संदर्भ में हम as in this we can study like this, we can conserve resources in the following manners। जैसे कि प्राकृतिक साधनों का प्रयोग न मतलब इसके प्रयोग को ज़्यादा न करके इसकी रक्षा कैसे की जाए, आज हम इस बात को सीखेंगे। तो फर्स्ट इज as we are going to study about the first conservation, how we are conserving the natural resources. Proper use and management of resources. The second is use of recycling resources and non-exhaustible sources of energy। सबसे पहले
तो हम इसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के मतलब एक बहुत ही नियम से हम इन रिसोर्सेस का, संसाधनों का उपयोग करें। दूसरी बात कि इसको हम फिर से इस्तेमाल करने के लिए इसको जो जल्दी से एग्जॉस्ट ना हो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर रिसाइकलिंग एंड द ट्रीटिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका हम फिर से उपयोग करें। तो इस तरीके से हम इस तरह से इसको सीखते हैं कि जो भी रिसोर्सेस को हम प्रिजर्व कर रहे हैं हम अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उसकी देखभाल करें। आफ्टर दिस टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का किस तरह से संसाधनों को हम बचाओ इसका करें। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टॉपिक। दूसरे टॉपिक को हम पढ़ते हैं, दैट इज लैंड रिसोर्सेस, मीन्स भूमि संरक्षण और भूमि संसाधन। व्हाट इज लैंड रिसोर्सेस, भूमि या भू संसाधन क्या है। सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ रिफर्ड टू एज लिथोस्फीयर, क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। कोई भी पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको भूमि का नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं, लैंड इज द बेस ओवर विच प्लांट्स ग्रो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक transport, roadways, railways and airports are made। जैसा कि हमने देखा है भूमि वह आधार है जिस पर पौधे बढ़ते हैं, मैदान, उसमें हम रेलवे या रेल परिवहन का काम करते हैं, फिर रोड का सड़क परिवहन है और साथ में हम देखते हैं कि वायु परिवहन का भी काम, ये सब चीज़ें जो हैं वो भूमि पर ही पर्याप्त है, भूमि पर ही संभव है। नेक्स्ट इज लैंड इज द सोर्स ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स। आप इस तरह से देख लें कि जो लैंड है, भूमि, वो मिट्टी का स्रोत है और साथ में भूमि से ही हमें खनिज भी मिलता है। क्या क्या मिलता है, भूमि के द्वारा हमारा जीवन असंभव है क्योंकि उससे हमको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, क्योंकि उस पे हम खेती करते हैं और साथ में उस पे हम क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, उस पर घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस पर रेल परिवहन का काम भी चलता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो भूमि के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट, प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्लेन्स जैसा कि मैदानी भाग, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें भूमि पे ही मिलता है। जो मैदानी भाग है उस पे कृषि और साथ में आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं वो सब मैदान पर ही होती है। मैदान हमारे लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम देखते हैं प्लाट्यूज। प्लाट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड द फॉसिल फ्यूल्स। इस तरह से हम देखते हैं जो पठारी भाग है खनिज का स्रोत है। जैसे पठारी भाग जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमें खनिज मिलता है, वन और साथ में जीवांश ईंधन जैसे लकड़ियाँ, ईंधन और का बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। फिर हम इस तरह से आगे माउंटेन्स को देखते हैं। ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर ही, मीन्स इट इज़ पॉसिबल ओनली ऑन लैंड। लाइक माउंटेन्स प्रोवाइड फॉरेस्ट of softwood, trees, herbs,
storehouse of water and also affects the climate of India. तो आप इस तरह से देखते हैं कि पृथ्वी पर ही मैदान, ऑन द लैंड वी गेट्स माउंटेन्स. सो पहाड़ जो है वो बहुत बड़े पहाड़ जो हैं, जड़ी बूटियाँ, पहाड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? What things we get from the mountains? We get the soft woods, बहुत ही मुलायम पेड़, ट्रीज़ हमको मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, औषधि मिलती है, और साथ में जो भारत की जलवायु भी पहाड़ों द्वारा प्रभावित होती है. तो इस तरह से हम इस बात को सीखते हैं कि लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है. वाई लैंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूटिलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ भूमि की उपयोगिता. लैंड रिसोर्सेज के बाद हम भूमि की उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, और इसके बारे में हम आगे अच्छी तरीके से इसके बारे में हम आपको बताते हैं. सबसे पहले तो लैंड ऑन विच मैन लिव्स एंड परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटी हैज़ बीन पुट टू डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, नीड्स, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इनपुट्स. तो जब हम लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, भूमि की उपयोगिता के बारे में हम जानते हैं, तो लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पर बहुत सी एक्टिविटीज़ को करते हैं. जैसे हम खेती करते हैं, क्योंकि लैंड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है. विदाउट लैंड वी कैनॉट मेक अ houses on the land, we cannot cultivate the land. So land is utilized for many purpose. Land जो भूमि है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उस पर हम बहुत तरीके का काम, उद्योग धंधों को खोलते हैं. It is used for the industries, it is used because it is need कैपिटल इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर हम घर बनाएंगे, मॉल बनाएंगे या हम खेती करेंगे, तो उसके लिए हमें कैपिटल इनपुट्स की ज़रूरत होगी और साथ में टेक्नोलॉजी की भी. तो ये बहुत ज़रूरी है. हमारे भारत में जो यूजेस ऑफ लैंड है बहुत तरीके से किया जाता है. जैसे नेट शो एरिया जो है वो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है, वो बहुत ही कम है, लेकिन जो भी है उसमें हमारी सरकार, हमारे किसान बहुत अच्छी तरीके से अपने खेतों को उसमें बोते हैं और बहुत ही बम्पर अनाजों को उगाते हैं, जिससे हमारी देश की जनता को भोजन प्राप्त होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि द लैंड इज़ हैविंग मीन्स हाउ मैनी land, the varieties of land is available in India. तो land not available for cultivation. सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि land how many types of land is available in India. तो सबसे पहले तो है barren and wastelands. So क्या है, उसको बोलेंगे बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, जिस पे कोई भी अनाज नहीं उगाया जा सकता. उस पर इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट यूजफुल, अनप्रोडक्टिव लैंड लाइक सैंडी लैंड, वेस्ट लैंड, मार्शी लैंड, रॉकी लैंड और स्नो कवर्ड लैंड, डिफॉरेस्टेशन एंड improper farming technique, and also it is the area is kept for the industrial use, or it is industrial chemicals are found there. So these types of land, इस तरह की भूमि पे जिस पे कल कारखानों का जो केमिकल निकलता है और जो लैंड बंजर भूमि होते हैं, परती भूमि होती है जिस पे जंगलों
जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों को काट करके जो भूमि तैयार की जाती है, तो इस पर अच्छी तरीके से खेती नहीं होती है। फिर आगे है जैसे कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस बिल्ट अप एरिया। कुछ ज़मीन जो है जैसे गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारत, जैसे कुछ भूमि पे इमारत बनते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, रोड्स, हॉस्पिटल्स के लिए कुछ ज़मीन है, स्टेडियम्स हैं, फिर इंडस्ट्रीज लगे उद्योग धंधों के लिए होता, फिर साथ में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें बनती हैं, खेती नहीं की जा सकती है। तो ये सब है। फिर अदर अनकल्टिवेटेबल लैंड, मतलब जो भी ये ज़मीन है जिस पे उपजाऊ नहीं है, जिस पे आप खेती नहीं कर सकते हो। फिर फैलो लैंड है, परती है, जो ऐसी भूमि पड़ी हुई जिस पे जानवर चरागाह, जैसे जानवर चरते हैं। तो इस तरह से बहुत सी भूमि है जिसका हम इस्तेमाल जो है वो सिर्फ जानवरों के लिए, या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन का पतन। तो इसको हम इस तरह से सीखेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स मेकिंग द लैंड यूजलेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज। Mostly humans are responsible for land degradation to satisfy the basic requirement of food, clothing and shelter. ज़्यादातर जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, इस ज़मीन को की जो भूमि है उसका पतन कैसे होता है, उसको हम ख़राब कैसे करते हैं, अननेसेसरी हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस भूमि से कल्टीवेट करते हैं, उस भूमि को हम फिर से उस लैंड को वी शुड बी मीन्स लीव फॉर फ्यू इयर्स फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उस भूमि को हमको कुछ समय तक के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि फिर से उस भूमि पर जो है उर्वरक शक्ति मिले, या उसमें फर्टिलाइज़र हो, या वो फिर से उपजाऊ हो जाए। तो इस तरह से हम अपने नीड्स के लिए इन जो लैंड का डिग्रेडेशन करते हैं। और 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान। ये लाइक फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ को हम के लिए ही भूमि का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ कॉज्ड बाय मैन इन द फॉलोइंग वेज, ये इंसान के द्वारा बहुत ही तरीके से भूमि का हम पतन करते हैं। एंड द लैंड इज डिग्रेडिंग बाय द फॉलोइंग मैनर्स। लार्ज स्केल, फर्स्ट पॉइंट इज large scale deforestation to make ways for agriculture, new town and cities, industries and transportation. हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए, इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स को डेवलप करने के लिए, और साथ में कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लैंड का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या उसका हम जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे लैंड का डिग्रेडेशन होता है, हमारे लैंड का पतन होता है। दूसरा, the second point is overgrazing of pasture by cattle, sheep and goat। मतलब आप इस तरह से देखें कि जब हम ओवरग्रेजिंग करते हैं, मवेशी या भेड़ बकरियों को हम ज़्यादा उस ज़मीन पर चराते हैं, जिससे कि हमारी जो उर्वरक शक्ति है या हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो धीरे धीरे, हमारी जो उपजाऊ धरती है वो धीरे धीरे बंजर में बदल जाती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन या फार्मिंग, लाइक खेती का दोषपूर्ण तरीका अपनाने से। और थर्ड है, फोर्थ,
डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब आप इस तरह से खुदाई और निर्माण का काम भी, जब हम उस पर बिल्डिंग्स बनाते हैं या नहर बनाते हैं या हम उस पर डैम्स बनाते हैं, इससे भी हमारी डिग्रेडेशन होता है लैंड का. नाउ द 5th पॉइंट इज माइनिंग वर्क. द खनन का काम, मतलब हम मिनरल्स निकालने का काम जब हम करते हैं, खनन का काम करते हैं, फॉर दैट ऑल्सो our land gets degraded. So the next topic we are going to study about the conservation of land resources. हम भूमि संसाधनों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं. तो इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सीखें कि जो भी भूमि हमारी बंजर हो रही है या परती हो रही है या जो उसका नुकसान हो रहा है, उसको उपजाऊ हम कैसे बनाएं, या हम जो बेकार पड़ी हुई ज़मीनों का इस्तेमाल हम कैसे करें. तो इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे. हम इसको इस तरह से सीख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ एफॉरेस्टेशन. सबसे पहले तो हमको वनीकरण करना चाहिए कि हमें फिर से वनों का फिर से निर्माण करना चाहिए. हमें पेड़ों को जो है फॉरेस्टेशन करना चाहिए. सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ द शेल्टर बेल्ट, मतलब जो आश्रय बेल्ट है उसका विकास करना चाहिए. कि जो शेल्टर बेल्ट है उसको हमको लगाते नहीं जाना चाहिए. जहाँ ज़्यादा विंड, बहुत ज़्यादा विंड का स्पीड ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमें बैरियर के तरह वहाँ पर पेड़ों का वहाँ पर बोने से स्पीड, द विंड स्पीड और द वाटर स्पीड, इट विल बी स्लो डाउन. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज ओवर ग्रीजिंग ऑफ पास्चर शुड बी प्रिवेंटेड. जो बहुत ही ज़्यादा चरागाहों को जो है वो कम करना चाहिए, इसकी वृद्धि को रोकना चाहिए, जिससे कि हम भूमि को डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं. फोर्थ इज सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग वेजिटेशन. तो हम वनस्पति लगाकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं. जब बहुत तेज़ी से पानी से मिट्टी बहता है, सॉइल बह जाती है, उपजाऊ सॉइल और द फर्टाइल सॉइल, व्हेन इट फ्लोज डाउन बाय द रनिंग winds or running water, so it can be controlled by putting the vegetation, by putting the plants. And the last is adopt scientific farming methods like contour farming, contour plowing, strip cropping and the crop rotation. हमको जो है समुच्च वो जुताई, जैसे कि साइंटिफिक मेथड या कॉन्टूर प्लॉइंग को समुच्च जो है वो जुताई बोलते हैं. स्ट्रिप क्रॉपिंग को बोलते हैं पट्टीदार, जैसे सीढ़ी नुमा खेती, जैसे पहाड़ों पे क्योंकि सॉइल बहुत तेज़ी से पानी से बहता है तो उससे पूरा जो उपजाऊ हमारा जो सॉइल है वो नीचे पहाड़ों से बह आता. तो जब हम सीढ़ी नुमा खेती करेंगे तो सॉइल बहुत तेज़ी से नहीं बहेगा, उसका कटाव रुक जाएगा, उसका बहाव और उस फर्टिलिटी रुक जाएगी. और साथ में क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फसल चक्र, जैसे इन द रोटेशन वी कैन ग्रो द क्रॉप्स इन रोटेशन. लाइक if we are growing the wheat for 2 years, 3 years, then we can stop growing the wheat and for 1 year we can grow pulses, because pulses are the leguminous plant and it gives the fertility to the soil. So it fixes the nitrogen and it gives the fertility to the soil. तो इस तरह से हम भूमि के जो कटाव है उसको रोक सकते हैं. एंड लाइक दिस वे वी कैन कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज, मीन्स द लैंड बाय डिग्रेडेशन. तो बच्चों अब आगे हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.